हेलो बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के आगे नेक्स्ट सवाल की। जैसे लिखा हुआ है, यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 तथा NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतया क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सवाल को हल करेंगे। सवाल कह रहा है कि 1 ग्राम मिश्रण है, किसका मिश्रण है? Na2CO3 का तथा NaHCO3 का। तो हमने माना Na2CO3 की ग्राम में मात्रा, Na2CO3 की ग्राम में मात्रा बराबर x। तो यदि दोनों का जो मिश्रण है वो 1 ग्राम है तो 1 की मात्रा को अगर मैंने x ग्राम मान लिया तो NaHCO3 की ग्राम में मात्रा, तो NaHCO3 की ग्राम में मात्रा कितनी आ जाएगी? 1 - x ग्राम आ जाएगी, क्योंकि मिश्रण जो है, टोटल मिश्रण जो है वो 1 ग्राम का है, तो उसमें अगर एक पदार्थ की मात्रा x है तो दूसरे की 1 - x आ जाएगी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या बराबर आ जाएगा ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में मात्रा Na2CO3 कितना है? x बटे अणुभार, तो इसका अणुभार कितना होगा? 106 होगा। 23 दूना 46, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 तिया 48, 48 12 60, 46 कितना हो जाएगा? 106। मात्रा ग्राम, और ये क्या हो गया? ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से क्या कट जाएगा? ग्राम। मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा। Na2CO3 बराबर आ जाएगा x बटा 106 मोल। x बटा कितना मोल आ जाएगा? 106 मोल। अब हम लोग क्या निकालेंगे? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या, तो इसकी मोलों की संख्या बराबर होती है ग्राम में मात्रा 1 - x ग्राम और बटे होता है अणुभार। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुभार जो होता है वो होता है 84 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से क्या कट जाएगा? ग्राम। NaHCO3 बराबर आ जाएगा 1 - x बटा 84 मोल इनवर्स, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? मोल। हाँ, अब हम लोग बोलेंगे सवालानुसार। सवाल कह रहा है कि दोनों के मोलों की संख्या समान है, तो जो है Na2CO3 बराबर है NaHCO3 के, दोनों के मोलों की संख्या समान है। x बटा 106 Na2CO3 के मोलों की संख्या है, 1 - x बटा 84 किसके मोलों की संख्या है? NaHCO3 के। जब भाग करोगे तो आएगा 84x, तो ये आएगा 84x बराबर 106 - 106x। इधर आएगा 106x, 84x जब इधर आएगा तो हो जाएगा कितना? 190x बराबर आ जाएगा 106। x बराबर 106 बटा कितना? 190। जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.557। कितना आएगा? 0.557। ये किसके मोलों की संख्या आ गई है? ये आ गई है ग्राम में मात्रा, सोडियम कार्बोनेट की ग्राम में मात्रा आ गई है। अगर हम लोग निकालेंगे NaHCO3 की ग्राम में मात्रा तो एक में से घटा लेंगे, हो जाएगा 1 - x। x कितना है? 0.557। जब इसको घटाओगे तो 0.44 कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? सोडियम बाइकार्बोनेट की ग्राम में मात्रा। अब हम निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट की या सोडियम बाइकार्बोनेट की मोलों की संख्या निकाल लेंगे कि कितना है। चलिए भाई यहीं पे निकाल लेते हैं। Na2CO3। अब हम लोग निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या। तो सोडियम कार्बोनेट की ग्राम में मात्रा कितनी आई है? 0.557 बटा अणुभार कितना आया है? अणुभार आया है 106। अणुभार कितना आया है? 106। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। ये तो अणुभार पता है। जब डिवाइड करेंगे इसको तो जो मोलों की संख्या आएगी, सोडियम कार्बोनेट के जो मोलों की संख्या आएगी वो आएगी 0.0052 मोल। और जो इसका मोल है सोडियम कार्बोनेट का, वही मोल किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। मोलों की संख्या है CO3 भी कितना आएगा? 0.0052 मोल आएगा, क्योंकि दोनों के मोलों की संख्या कैसी है? समान है। इतनी बात नोट करिए तो फिर सवाल आगे की चर्चा करें। हाँ बच्चों, हमने निकाला है मोलों की संख्या जो कि आई है 0.0052, जो कि सोडियम कार्बोनेट की भी है और किसकी है? सोडियम बाइकार्बोनेट की है। कितना है? Na2CO3 0.0052 मोल है।
ये सोडियम कार्बोनेट का भी है और किसका है, सोडियम जो है बाइकार्बोनेट का भी है, क्योंकि दोनों के मोलों की संख्या कैसी है, समान है। अब सवाल आगे कह रहा है कि इस मिश्रण से पूर्णतया क्रिया करने के लिए, मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मिश्रण है, इससे पूर्णतया क्रिया करने के लिए HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से HCl की क्रिया करा लें, देखें कितने मोल की आवश्यकता होती है मिश्रण को उदासीन करने के लिए, HCl के कितने मोल की आवश्यकता होती है। तो जब सोडियम कार्बोनेट की HCl से क्रिया कराएंगे तो जब भी रहेगा कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से उत्पाद साइड में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। Na किसको पकड़ लेगा, Cl को, क्या बनाएगा, NaCl बनेगा, NaCl प्लस बनेगा CO2 प्लस क्या बनेगा, H2O। जब भी HO को पकड़ेगा क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। यहाँ पे धातु कितना है, 2 है, तो कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 NaCl हो गया, 2 Na हो गया, यहाँ भी 2 Na, इधर 2 Cl है, इधर एक ही Cl है, कितने से गुणा करेंगे, 2 Cl से, 2 से गुणा करेंगे, अब 2 Cl हो गया, 2H, उधर भी 2H है, 3 ऑक्सीजन, 2 कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। अब हम लोग बोलेंगे कि भैया 1 मोल Na2CO3, 1 मोल Na2CO3 को उदासीन करने के लिए, आवश्यक HCl के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना मोल। अगर यहां पे बात करें रिएक्शन में Na2CO3 का 1 मोल है तो HCl का कितना मोल है, 2 मोल है, तो बराबर 2 मोल हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें सवाल में कितना मोल था Na2CO3 का, 0.0052 मोल, अतः 0.0052 मोल Na2CO3 को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl के मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 0.0052 मोल हो जाएगा। तो गुणा करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 पंचे 10 के 0, 2 शून्यम 0 1, 2 जिरहियम 0, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 के 0 हो गया, 2 शून्यम 0 के 1 हो गया, 2 जिरहियम 0 हो गया 0.0104 मोल। कितना मोल हो गया, 0.0104 मोल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि NaHCO3 को उदासीन करने के लिए HCl के कितने मोल की आवश्यकता है। NaHCO3 को उदासीन करने के लिए HCl के कितने मोल की आवश्यकता है। तो यहां पे होगा क्या, NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो कार्बोनेट है तो CO2 बनेगा, क्लियर है। Na पकड़ लेगा Cl को, NaCl बनाएगा, H जब भी उससे क्रिया करेगा क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। एक Na है तो यहां भी एक Na है, एक C है तो एक C है, टोटल 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 2H है तो एक कितना H है, 2H है, सब संतुलित है। अब हम लोग यदि बात करें कि 1 मोल NaHCO3 को उदासीन करने के लिए, उदासीन लिखा है, जहां पे लिखावट नहीं समझ में आ रही वहां पे मैं बोल रहा हूं, 1 मोल NaHCO3 को उदासीन करने के लिए, 1 मोल NaHCO3 को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl के मोलों की संख्या, आवश्यक HCl के मोलों की क्या संख्या कितना हो जाएगी, जरा देखो रिएक्शन में। अगर 1 मोल NaHCO3 है, अब क्रिया में कितना मोल NaHCO3 है, 1 मोल, तो कितने मोल HCl की जरूरत पड़ती है, 1 मोल की। तो 1 मोल NaHCO3 को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl के मोलों की संख्या कितना मोल हो गई, 1 मोल हो गई। अतः 0.0052 मोल NaHCO3 को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl के मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 0.00 कितना मोल हो जाएगा, 52 मोल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो हो गया Na2CO3 को उदासीन करने के लिए HCl के मोलों की संख्या 0.0104 आया है, और ये हो गया कि NaHCO3 को उदासीन करने के लिए HCl के मोलों की संख्या कितना आया है, 0.0052 मोल आया है। अब हम लोग बात करेंगे मिश्रण को उदासीन करने के लिए, ऐसा मिश्रण को
उदासीन करने के लिए, मिश्रण को उदासीन करने के लिए कुल HCl के मोलों की संख्या, कुल HCl के मोलों की, कुल HCl के मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को मतलब जो Na2CO3 में आवश्यक HCl का मोल कितना आया है 0.0104 मोल, और जो आया है 0.0052 मोल आया है। ये दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 1.0156, 0 कितना आएगा दोनों पे 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0.0156 मोल आ जाएगा जब जोड़ोगे भाई। तो मिश्रण को उदासीन करने के लिए कुल HCl के मोलों की संख्या कितना आ गया 0.0156 मोल आ गया। इतनी बात प्रिंट करिए, ये 0.0156 मोल कहां से आया है, एक तो मैंने HCl को उदासीन कर, हमने NaHCO3 को उदासीन करने के लिए जो आवश्यक मोल आया है वो 0.0052 आया है, और Na2CO3 को उदासीन करने के लिए जो आवश्यक मोल आया है वो 0.0104 मोल आया है, जिसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.0156 मोल आएगा। तो मिश्रण को उदासीन करने के लिए HCl के मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.0156। नोट करिए तो उससे इस बात आगे करें। हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। हमने जो है मोलों की कुल संख्या निकाल लिया है। अब सवाल कर रहा है 0.1 मोलर HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो 0.1 मोलर, इसका मतलब है मोलरता। मोलरता किसमें होता है, मोल प्रति लीटर में होता है। मतलब हम लोग बात करें 0.1 मोल HCl में कितना लीटर होगा, 1 लीटर होगा। 0.1 मोलर HCl का मतलब हो गया 0.1 मोल HCl में कितना लीटर होगा, 1 लीटर होगा। हमें मिलीलीटर में बताना है तो 0.1 मोल HCl में कितना मिलीलीटर होगा, 1000 मिलीलीटर होगा। तो 1 मोल HCl में कितना मिलीलीटर होगा, 1000 मिलीलीटर होगा। जबकि टोटल कितना मोल आया था, टोटल आया था, अतः टोटल आया था 0.0, हाँ भाई, अगर 1 मोल HCl की बात करेंगे तो 1000 मिलीलीटर बटा कितना हो जाएगा 10.1 हो जाएगा। अरे भाई 10.1 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और टोटल मोल कितना आया था, मोल आया था टोटल 0.0156 मोल, 0.0156 मोल HCl। अतः 0.0156 मोल HCl कितने मिलीलीटर के तुल्य होगा, तो 1000 मिलीलीटर भागे 0.1 गुणे 0.0156, 0.0156। अगर इसको गुणा और भाग करोगे 0.1 ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10,000, 10,000 का 0.0156 में जब करोगे गुणा तो ओवर आ जाएगा 156 मिलीलीटर। तो आंसर हो गया कि अगर आपको जो है मिश्रण को पूर्णतया उदासीन करना है तो 0.1 मोलर HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो अगर आपको मिश्रण को पूर्णतया उदासीन करना है तो 0.1 मोलर HCl जब रहेगा तो उस समय कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी, 156 मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तब जाके मिश्रण पूर्णतया कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। नोट करो बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्रत्येक मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। पर मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो मिश्रण की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगा, हम लोग हल करेंगे तो मिश्रण की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगा, हाँ, मिश्रण में उपस्थित विलेय का कुल द्रव्यमान, मिश्रण में उपस्थित विलेय का कुल द्रव्यमान, विलेय का कुल द्रव्यमान तथा मिश्रण में उपस्थित विलयन का कुल द्रव्यमान। क्योंकि हम लोगों को पता है कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब मिश्रण की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल रहे हैं तो मिश्रण में उपस्थित विलेय का कुल द्रव्यमान बटे मिश्रण में उपस्थित विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल
द्रव्यमान। हाँ भाई, तो अगर पहली बात करें द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम, हम लोग लिखेंगे 25% विलयन के 300 ग्राम। विलयन का 300 ग्राम है, लेकिन कितने परसेंट विलयन का 300 ग्राम? 25% का। 25% विलयन के 300 ग्राम में उपस्थित विलयन 300 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा में विलेय की मात्रा बराबर, हम लोग पहले निकालेंगे 25% विलयन के 300 ग्राम। विलयन का 300 ग्राम है, लेकिन कितना परसेंट है? 25% है। तो 25% विलयन के 300 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा बराबर हो जाएगा 300 ग्राम गुणे 25%। परसेंट मतलब का 100 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 0 से क्या कटेगा? 0। बराबर कितना आ जाएगा? 75 ग्राम। मतलब कि 25% विलयन के 300 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा कितना है? 75 ग्राम है। ये बात यहीं पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 25% विलयन के 300 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा बराबर कितना ग्राम है? 75 ग्राम है। फिर दूसरा विलयन जो है वो 40% है। 40% विलयन के 400 ग्राम। 40% विलयन के कितना ग्राम? 400 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो विलयन की मात्रा तो 400 ग्राम है, लेकिन ये कितने परसेंटेज का है भाई? तो ये है 40% का। तो होता कितने परसेंट में? 100 में होता है। तो परसेंट का मतलब हो गया 100 से भाग, जो है 0 से क्या कट गया? 0। 0 से क्या कट गया? 0। 40 से वो कितना हो जाएगा? 160 ग्राम। तो 40% विलयन के 400 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा बराबर कितना हो गया? 160 ग्राम। इसको तुम अगर हेडिंग जो है डिफिनेशन से निकालना चाहो द्रव्यमान प्रतिशतता की, तभी निकाल सकते हो। हम लोग पढ़ के आए थे द्रव्यमान प्रतिशतता, तो कितने ग्राम में था? द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब था विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। तो 25% विलयन का मतलब हो गया कि विलयन के 100 ग्राम में, विलयन के कितने ग्राम में? ये 100 ग्राम विलयन का है। विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, जो कि कितना ग्राम है? 25 ग्राम है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 25 बटा कितना हो जाएगा? 25 बटा 100 हो जाएगा। 1 ग्राम में अगर 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम विलेय है, तो 1 ग्राम में 25 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब सवाल कितने ग्राम में कह रहा है? 300 ग्राम में। अतः अगर इसको बेसिक्स लगाएं तो 300 ग्राम में हो जाएगा 25 बटा 100 गुणे कितना हो जाएगा? 300। 2 जीरो से क्या कट जाएगा? 2 जीरो। 25 कहीं क्या हो गया? 75। तो मैं इतना जो है ना लगा के मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बोल दे रहा हूं कि 25% विलयन के 300 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा 300 ग्राम गुणे 25 बटा कितना हो गया? 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 75 ग्राम आ जाएगा। मतलब 25% विलयन के 300 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा कितना ग्राम है? 75 ग्राम है। ऐसे ही 40% विलयन के 400 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा 400 ग्राम गुणे 40% का मतलब 100 से भाग 2 जीरो से क्या कट गया? 2 जीरो बराबर कितना आ गया? 160 ग्राम आ गया। अब यहीं पे लिखेंगे विलेय की मिश्रण में विलेय की मिश्रण में विलेय की कुल मात्रा, मिश्रण में विलेय की कुल मात्रा, मिश्रण में विलेय की कुल मात्रा। तो कुल मात्रा में कितना आ जाएगा भाई? कुल मात्रा में आ जाएगा 160 ग्राम प्लस कितना ग्राम? 75 ग्राम। जब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 5 7 6 13 1 2 235 ग्राम हो जाएगा। एक एक हासिल, एक एक 2 हो जाएगा तो 235 ग्राम हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे मिश्रण में विलयन की कुल मात्रा कितना आ जाएगा? मिश्रण में विलयन की कुल मात्रा, मिश्रण में विलयन की कुल मात्रा। तो मिश्रण में विलयन की जो कुल मात्रा है, एक में तो कितना ग्राम था? 300 ग्राम, और दूसरे में कितना ग्राम था? 400 ग्राम। तो 300 ग्राम प्लस कितना? 400 ग्राम, टोटल कितना ग्राम आ गया? 700 ग्राम। तो मिश्रण में विलयन की कुल मात्रा 700 ग्राम आ गया, और मिश्रण में विलेय की कुल मात्रा कितना आ गया? 235 ग्राम आ गया। अतः यहीं पे लिख रहे हैं भाई, देखना, अतः मिश्रण की द्रव्यमान प्रतिशतता, अतः मिश्रण की क्या? द्रव्यमान प्रतिशतता। मैंने क्या बोला था कि मिश्रण की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर मिश्रण में उपस्थित विलेय का कुल द्रव्यमान बटे मिश्रण में उपस्थित विलयन का कुल द्रव्यमान। गुणे क्या करना है, क्योंकि प्रतिशतता होती कितने में है? 100 में होती है। तो गुणे कितना किया जाएगा? 100 किया जाएगा। अतः मिश्रण का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान कितना है? 235 ग्राम है, और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है? 700 ग्राम है। गुणे कितना कर दिया जाएगा? 100 कर दिया जाएगा।
जब आप लोग इसको गुणा और भाग करेंगे तो ओवरऑल आएगा 33 दशमलव, यहां से जीरो कट जाएगा, दोनों जीरो कट जाएगा, तो ये आएगा 33.57। कितना आएगा? 33.57%। तो मिश्रण की जो द्रव्यमान प्रतिशतता है, अतः मिश्रण की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर आ गया कितना? 33.57%। कितना आ गया? 33.57%। नोट करिए भाई, ठीक है।